दोस्तों अभी इस क्लास के अंदर हम लोग एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स 2022 के अंदर जो नई वैकेंसीज आई हुई है, इस नई वैकेंसीज में आप लोग अगर फॉर्म भरे हैं या फिर आप फॉर्म भरने के लिए सोच रहे हैं तो हम आपके लिए सहयोग कर सकते हैं। सहयोग इस प्रकार से कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ है उन सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन को पूरे डिटेल के साथ आप लोगों के सामने इस वीडियो के अंदर लाने वाले हैं। और इस वीडियो में अभी हम लोग जो आज 11 फरवरी 2019 को सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम्स हुआ है, इन एग्ज़ाम के सभी जीके जीएस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और क्वेश्चन के साथ साथ में आप लोगों को हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे, कंसेप्ट भी देंगे और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने के पहले हमारे यूट्यूब चैनल एससीपी व अभिषेक सुमन चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो हम लाएँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। दोस्तों और इस चैनल पर हम सरकार के द्वारा जो नई वैकेंसीज आती है इसके बारे में भी आप लोगों को बताते हैं, इसलिए निश्चित रूप से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइए चैनल के बारे में। चलिए दोस्तों इस क्लास को अभी शुरू कर रहे हैं। दोस्तों इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक पढ़ेंगे और ये 26 से लेके 50 तक में कुल 25 क्वेश्चन है जो जीके और जनरल साइंस के भी क्वेश्चन हैं, और इसमें हम आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 में है दोस्तों, स्पर्श के कारण पौधों में दिशात्मक विकास गति क्या कहलाती है? तो ध्यान रखिएगा ये थिग्मोनेस्टी कहलाती है और थिग्मोनेस्टी ऑप्शन नंबर ए में है। स्पर्श के कारण पौधों में दिशात्मक विकास की गति थिग्मोनेस्टी कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में है दोस्तों, महानदी और गोदावरी के डेल्टा डैश मिट्टी से समृद्ध है। तो ध्यान रखिएगा महानदी और गोदावरी के डेल्टा जो है जलोढ़ मिट्टी के समृद्ध है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर हम लोग जानना चाहे, जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पाया जाता है। 22% क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। इस तरह से ध्यान रखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक जो पाई जाती है वो पोटास पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? जो दो प्रकार के, एक तो होता है बंगर और दूसरा होता है खादर। और इसमें भी पुराने जलोढ़ मिट्टी को बंगर कहते हैं, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बंगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है, डैश रक्त समूह वाले व्यक्ति को एक सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ओ नेगेटिव जिनका ब्लड ग्रुप है वो सभी को ब्लड दे सकता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा ओ नेगेटिव रक्त समूह वाले सभी को ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। ओ नेगेटिव के अंदर ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसलिए इसका आसानी से सभी को दिया जा सकता है। हम लोग बात कर ले दोस्तों कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी ले सकता है, सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप ले सकता है। तो ध्यान रखिएगा ए बी नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है वो सभी का प्राप्त कर सकता है। कोई भी ब्लड ग्रुप है ए बी वाला प्राप्त कर सकता है, यानी कि एक्सेप्ट कर सकता है। अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों रक्त समूह का जो खोज किया लेड स्टीनर ने किया है। ध्यान रखिएगा लेड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में ब्लड ग्रुप का खोज किया है और इसीलिए इसको 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। अगर हम लोग बात कर रहे हैं रक्त का पीएच मान तो 7.4 होता है, रक्त का पीएच मान 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किंतु ध्यान रखिएगा दोस्तों 2014 ईस्वी में इस योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और इस योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग भारत में जो गठन किया गया है 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 ईस्वी। किसके स्थान पर किया गया? योजना आयोग के स्थान पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में है, स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में डैश शामिल नहीं है, यानी त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत में क्या शामिल नहीं है? पंचायत समिति तो शामिल है,
ग्राम पंचायत भी शामिल है, जिला परिषद भी शामिल है, जबकि ग्राम समिति शामिल नहीं है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम लोग बात कर ले दोस्तों त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत बलवंत राय मेहता समिति की देन है और वर्तमान समय में भारत में एकमात्र राज्य जहां पर 50% पंचायती राज के अंदर महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है वो है बिहार। तो आंसर याद रखिएगा, बिहार के अंदर महिलाओं को त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत में 50% का आरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका ने देश में एक लोकतांत्रिक संविधान अपनाया, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकतांत्रिक संविधान को कब अपनाया? 1787 ईस्वी में। 17 सितंबर 1787 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वैसे हम लोग अगर बात करें दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई 1776 को मनाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और अमेरिका के अंदर स्वतंत्रता संग्राम का जो तत्कालिक कारण था वो बोस्टन चाय पार्टी था, जो कि घटना हुआ था 16 सितंबर 1773 ईस्वी को। 16 सितंबर 1773 को। अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, विश्व में सबसे पहली बार प्रजातंत्र की स्थापना कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में ही। सबसे पहली बार प्रजातंत्र की स्थापना अमेरिका में ही हुआ था, इसलिए अमेरिका को आधुनिक गणतंत्र की जननी भी कहा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में है दोस्तों, नेपोलियन किस युद्ध में हार गया था? तो ध्यान रखिएगा, नेपोलियन जो हारा था वो वाटरलू के युद्ध में हार गया था। तो वाटरलू का ऑप्शन नंबर सी में सही हो जाएगा। वाटरलू का बात करें दोस्तों, वाटरलू का युद्ध जो हुआ था इसको भी ध्यान रखिएगा, 18 जून 1815 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में नेपोलियन हार गया था और नेपोलियन का ये अंतिम युद्ध था। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है, निम्नलिखित में कौन सबसे कठोर पदार्थ है? सबसे कठोर पदार्थ पूछा गया दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा हीरा जो है यानी डायमंड सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 में, भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये किसका प्रतिमा? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है कहाँ पर? केवडिया में, केवडिया। और ये केवडिया कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा गुजरात के अंदर। केवडिया कहाँ पर है? गुजरात। और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का ऊंचाई भी ध्यान रखिएगा आप लोग 182 मीटर है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो डिज़ाइन तैयार किया गया तो वो राम सुतार के द्वारा तैयार किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रत्येक वर्ष जो जयंती मनाया जाता है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है एकता दिवस के रूप में। एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री हुए। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, इसीलिए बारदौली की महिलाओं ने खुश होकर इनको सरदार की उपाधि दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? बेगम हजरत महल 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित है। सिपाही विद्रोह 1857। बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किया था। हम लोग बात कर लेते हैं 1857 ईस्वी की क्रांति। ये मंगल पांडे नामक एक सिपाही के द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए इस विद्रोह का नाम सिपाही विद्रोह भी है, ध्यान रखिएगा। और 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, ये भी पूछा जाता है। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। वहीं पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टॉन थे। तो इस तरह से दोस्तों ध्यान रखिएगा 1857 ईस्वी स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई थी और स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई 1857 को ही कहा। किसके द्वारा कहा गया? तो ध्यान रखिएगा बीडी सावरकर के द्वारा 1857 ईस्वी की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ?
तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ईस्वी में ये पारित हुआ, जबकि ये जो लागू हुआ था तो ध्यान रखिएगा 2006 ईस्वी में इसको लागू किया गया। 2006 में लागू किया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बना था 2005 में। दोस्तों ध्यान रखिएगा नरेगा जो है, नरेगा में 200 अति पिछड़े जिलों को इसके अंदर शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किताब लिखी है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक सौरभ गांगुली है, सौरभ गांगुली। ध्यान रखिएगा सौरभ गांगुली का उपनाम दादा भी है। ध्यान रखिएगा सौरभ गांगुली का उपनाम क्या है, दादा, और सौरभ गांगुली के द्वारा ही लिखा गया ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। वैसे अगर आप लोग ध्यान रखिएगा बिलीव, ये बिलीव नामक पुस्तक किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ध्यान रखिएगा सुरेश रैना का। हाल ही में इसको लिखा गया है, सुरेश रैना का ऑटोबायोग्राफी, यानी इसका जो जीवनी लिखा गया है बिलीव नामक पुस्तक के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38, डैश ने मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता जीता, किसके द्वारा 2017 का मिस वर्ल्ड का खिताब जीता गया है, तो ध्यान रखिएगा मानुषी छिल्लर के द्वारा। मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड 2017 का प्रतियोगिता जीती। अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, मानुषी छिल्लर जो है ये हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली है, हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली है। ध्यान रखिएगा अगर ये क्वेश्चन एक पूछा जाए कि बताइए भारत की तरफ से पहले मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता, तो 1966 ईस्वी में जीता है कुमारी रीता फारिया ने। भारत की ओर से पहली मिस वर्ल्ड का खिताब 1966 में कुमारी रीता फारिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 में है, डैश एक नृत्य है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संवाद का प्रतिनिधित्व करता है, ये कौन सा नृत्य है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये नृत्य कथक है। और कथक जो है मुख्य रूप से उत्तर भारत का प्रमुख लोक नृत्य, उत्तर भारत का कथक उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य की बात करें दोस्तों तो भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है, और उसी में से एक कथक है जो उत्तर भारत का सबसे अधिक प्रचलित नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 40 में है, सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों सबसे छोटा जीवित पक्षी ये हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वहीं पर बात कर लें सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच है। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा पक्षी है ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। वहीं पर बात कर लें सबसे विशालकाय पशु जो है वो ब्लू व्हेल है। सबसे ऊंचा पशु जिराफ है, जबकि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जबकि बिहार का राष्ट्रीय पक्षी गोरैया है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 में है, ओडिशा की सबसे बड़ी बैक वाटर झील डैश है। बैक वाटर झील यानी कि खारे पानी की झील। ओडिशा की सबसे बड़ी बैक वाटर झील, खारे पानी की जो झील है वो चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर। वहीं पर एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, इसी उड़ीसा के अंदर भारत की सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर महानदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में 500 रुपया और 1000 रुपये मूल्य के नोट को कब से अमान्य घोषित किया गया, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो घोषित किया गया 8 नवंबर 2016 ईस्वी को। 8 नवंबर 2016 ईस्वी से भारत में 500 रुपया और 1000 रुपये वाले जो पुराने नोट थे उन सभी नोट को अमान्य घोषित किया गया था 8 नवंबर 2016 ईस्वी को। इस समय आरबीआई के जो गवर्नर थे वो उर्जित पटेल थे। विकेंद्रीकरण के समय भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन थे, उर्जित पटेल। इसको भी ध्यान रखिएगा, उर्जित पटेल। हम लोग बात कर ले दोस्तों 1000 रुपये के मूल्य के नोट भी बंद किए गए थे 8 नवंबर को, जबकि 500 रुपये के नोट को पहली बार कब चलाया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा पहली बार 500 रुपये का जो नोट चलाया गया था 1987 ईस्वी में पहली बार 500 रुपये का नोट चलाया गया था, जबकि 1000 रुपये का नोट पहली बार 1954 में चला था। 1000 रुपये का नोट पहली बार कब चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, 1954 ईस्वी में।
और बंद कब किया गया 500 और 1000 रुपये का नोट को, तो ध्यान रखिएगा 8 नवंबर 2016 ईस्वी को इसको बंद किया गया था। इस समय आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, 43 में है कि मिग 21 उड़ाने वाली पहली भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है? उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना कौन है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो है अवनी चतुर्वेदी है। अवनी चतुर्वेदी भारत की तरफ से पहली महिला वायुसेना अधिकारी है जो मिग 21 उड़ाने वाली बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जानवर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय जानवर नहीं है? अमीबा है एक प्रकार का बहुकोशिकीय जानवर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 45 नंबर, 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसके हाथों पराजित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को हराया गया तराइन के द्वितीय युद्ध में। ये तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो और दोस्तों ध्यान रखिएगा 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। दोस्तों इस तरह से ध्यान रखिएगा, तराइन का 2 युद्ध हुआ। 1191 में पहला तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, जबकि तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ और इस 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं हम लोग। 46 में किस राज्य में सबसे बड़ी तटरेखा है? अगर हम लोग बात करें दोस्तों किस राज्य में, तो ध्यान रखिएगा गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। वहीं पर देश की बात करें तो कनाडा विश्व का सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के पहले दोस्तों और कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करें भारत में कितनी राज्य है जो तटीय रेखा के नज़दीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 9 राज्य है, जिसमें से कि गुजरात सबसे अधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य, उसके बाद आता है महाराष्ट्र दोस्तों, उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है गोवा, उसके बाद चौथे नंबर पे आता है दोस्तों कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये ऐसे 9 राज्य हैं जो तटरेखा वाला राज्य यानी समुद्र के किनारे बसा हुआ राज्य है। और विश्व में कौन सा देश है? तो कनाडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले भारतीय सैनिक की याद में बनाया गया अखिल भारतीय युद्ध स्मारक आज देश के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। ये ब्रिटिश शासन के द्वारा बनाया गया था। इसका जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1921 में शुरू हुआ था, जबकि 1931 में बन के तैयार हो गया था। और इसी इंडिया गेट के माध्यम से दोस्तों हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के परेड पर काफ़ी प्रसिद्ध है। ये इंडिया गेट कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया गेट का जो डिज़ाइन तैयार किया गया है, ये लुंटियस के द्वारा इंडिया गेट का डिज़ाइन तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर 48 में है, भारत के स्वतंत्र होने के बाद कौन सी फिल्म भारतीय हॉकी टीम के पहले स्वर्ण पदक पर आधारित है? इस फिल्म का क्या नाम है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये इस फिल्म का नाम है गोल्ड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हिंदी फिल्म गोल्ड भारतीय हॉकी टीम के पहले स्वर्ण पदक पर आधारित है। भारतीय हॉकी टीम 1928 के ओलंपिक में अपनी पहली भागीदारी लिया था और इसमें पहली बार स्वर्ण पदक मेज़बान नीदरलैंड को हरा के जीता था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों भारतीय हॉकी टीम ने अभी तक 8 स्वर्ण पदक जीते हैं हॉकी टीम ने। किसके अंदर? तो ओलंपिक के अंदर। अगर लगातार 1928 में पहली बार जीता, उसके बाद 1932 में जीता, 1936 में जीता, 1948 में जीता, 1952 में जीता है और उसके बाद जो है 1956 में जीता है। तो लगातार तो नहीं दोस्तों, 8 स्वर्ण पदक किसके अंदर जीता है? हॉकी में गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? ये ओलंपिक के अंदर। पहली बार जो जीता था वो 1928 में और इसी पर आधारित एक फिल्म बनाया गया, हिंदी फिल्म, जिसका नाम है गोल्ड। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में है कि स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट पुस्तक
के लेखक की पहचान करें। स्ट्रेंथ ऑफ दी पुस्तक के लेखक जो हैं कपिल देव है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी में किस देश ने सार्वभौमिक मताधिकार दिया? तो ये न्यूजीलैंड के अंदर दिया गया है। न्यूजीलैंड कीवियों का भी देश कहा जाता है। न्यूजीलैंड को कीवियों का भी देश कहा जाता है और इसी न्यूजीलैंड को 19वीं सदी में सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 11 फरवरी 2022 के सेकेंड शिफ्ट के सभी जीके जीएस क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेन के साथ पढ़ाने का हम कोशिश किए हैं, आप लोगों को प्रयास किए हैं दोस्तों। और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों जो भी एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं उन सभी दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए ताकि उसकी तैयारी में एक छोटी सी सहयोग हमारे द्वारा हो सके। दोस्तों ये वीडियो एसएससी जीडी के साथ साथ सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आवश्यक है, क्योंकि उसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है। तो दोस्तों हमारे चैनल पे आप लगातार बने रहिए और इस तरह का वीडियो हम लगातार आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में अगले दिन फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।